नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ की एक बहुत ही अद्वितीय रचना कहानी बिगड़ैल बच्चे के बारे में। तो दोस्तों, बिगड़ैल बच्चे कहानी को समझने के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता, उस कहानी को लिखने के पीछे लेखिका का उद्देश्य क्या है, वह क्या बतलाना चाहती है, इसको समझने के पहले सबसे पहले हमें कहानी को जानना जरूरी होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं व्यूअर्स अच्छी तरह से समझ पाए कि इस कहानी किस विषय को लेकर लिखी गई है। चलिए पहले मैं इस कहानी को समझाता हूँ। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि लेखिका जो है दिल्ली के शायरो हिल स्टेशन पे पहुंचती है अपने बेटे के साथ। वो पिंक सिटी एक्सप्रेस में बैठती है, इसलिए अपनी बेटी निशी से मिलने जा रही है वो, ठीक है। और इसलिए उसने दिल्ली के शायरो हिल स्टेशन से जयपुर की ट्रेन पकड़ी है और उस ट्रेन जिस एक्सप्रेस में बैठी है उसका नाम है पिंक सिटी एक्सप्रेस, ठीक है। ट्रेन जैसे ही सुबह खुलती है वो पाती है कि उसके आसपास में एक बुजुर्ग दंपति और बैठे हुए हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी है, वो पेशे से शायद अध्यापिका है। तो जैसा कि भारतीय संस्कृति में देखा जाता है कि हम लोग रेलवे में सफर करते हुए आप लोग ही देखे होंगे कि लोग एक दूसरे के हाव भाव, व्यवहार, पहनावे से ही आकलन करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कैसा है, नहीं है, और एक दूसरे से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है, मतलब खुलने को होती है, तीन बच्चे आते हैं उसी कंपार्टमेंट पे, 2 लड़के और 1 लड़की। बड़ा लड़का जिसका नाम रोजर है, एक लड़की है और लड़की का नाम लीजा है, और छोटा लड़का छोटू, ठीक है। ये 3 बच्चे आते हैं और बैठ जाते हैं। बच्चे जो हैं वो कोंकणी भाषा में बात करते हैं और उनके टी शर्ट पे लिखा रहता है माई गोवा द हेवन ऑफ द अर्थ। इससे पता चलता है कि वे मूल रूप से गोवा के निवासी हैं। वो कोंकणी और अंग्रेजी भाषा का मूल रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो लेखिका को, डॉक्टर साहब को जो समझ में आया कि बच्चे गोवा के ही हैं। तीनों बच्चे आधुनिक युग के एक कह सकते हो कि अभी मॉडर्न बच्चे हैं जो अपनी मन मर्जी से कपड़े पहने हुए हैं और छोटा लड़का जो है वो ईयरफोन लगाया हुआ है। छोटी लड़की जो है लीजा, वो शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है कुछ, और इस तरह वो लोग, जो लड़की है वो खिड़की के पास बैठ जाती है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो बातचीत एक दूसरे के से शुरू होती है। लड़की को कुछ लड़के छेड़ते हैं। बड़ा लड़का इसको नोटिस कर रहा है, देखता है कि हाँ कुछ लड़के हिंदी में कुछ उस पर फप्तियाँ कसते हैं। ट्रेन चलने के दौरान तो लड़की को वापस लड़का बुला लेता है और लड़का खुद वहां पे जाके बैठ जाता है। जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ रहा है वैसे देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इन लोग के आचरण से कुछ खास खुश नहीं है। जो लेखिका भी कुछ इसी तरह के व्यवहार से, उनका भी यही है कि वो खुश नहीं है। उनको आचरण से देख के सोच रही है कि कैसे बच्चे हैं, कि बहुत खुलापन है बच्चों में। और इस तरह से डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी आपस में बात करती है कि आजकल की युवा पीढ़ी देखिए किधर की तरफ जा रही है, ऐसे बच्चे क्या अपने माता पिता की सेवा करेंगे आजकल के। इसलिए तो ज़्यादा वृद्धाश्रम ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे हैं क्योंकि बच्चों में आजकल जिम्मेदारियां नाम की चीज़ अब खत्म होते जा रही है। बच्चे अब खुद को आज़ाद कर रहे हैं, आज़ादी के नाम पे कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। छोटा लड़का जो है बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहा है और वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहा है, जिसकी आवाज़, ध्वनि जो है सबको सुनाई दे रही है। तो डॉक्टर साहब मना करते हैं, कहते हैं कि इतना तेज मत सुनो, कान खराब हो सकता है। लेखिका भी सहमत होती है और वो बच्चा मान जाता है। जैसे जैसे कहानी बढ़ता है पता चल रहा है कि जो डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी बहुत आदर्शवादी, नैतिकतावादी लोग हैं, बहुत चिंतित हैं समाज के लिए।
लेखिका भी चिंतित है, देखती है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। मनी मन सोच रही है कि अच्छा है, मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हुए। उसके मन में से विचार आते हैं। धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ता है, एक चाय वाला आता है। चाय की तलब लगी हुई रहती है लेखिका को, और वो जैसे ही चाय लेती है देखती है उसके पास छुट्टे नहीं है। तो बच्चा जो है वो छुट्टे निकाल के 3 रुपये उसे देता है कि आंटी ले लीजिए। और इस दौरान लेखिका बहुत कृतज्ञ हो जाती है एक तरह से उनकी, कि जैसा वो सोच रही थी कि आजकल का जो एक समाज है ना, जो एक पुरानी पीढ़ी है जो सोचती है कि नए नए पीढ़ी जो है वे किसी काम के लायक नहीं है, उसके अंदर मोरलिटी नहीं है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो थिंकिंग, वो विचारधारा और नई विचारधारा में थोड़ा टकराव होता है, और देखते कि नहीं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। ठीक है, कहानी आगे बढ़ रहा है और लेखिका बहुत कृतज्ञता महसूस करती है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि स्टेशन पे उसे याद आता है, अलवर स्टेशन आने को होता है, कि उसने मिठाई उठाई कुछ तो लिया नहीं। तो अलवर स्टेशन पर रुक के मिठाई लेती है, और मिठाई लेने के बाद जब वापस आती है तो बहुत भीड़ रहता है और वो चढ़ नहीं पाती है। तो बच्चा वो एक्चुअल में खो जाती है कि कहाँ पे उसका कंपार्टमेंट कौन सा है। तो छोटा लड़का आवाज देता है, आंटी यहाँ पे। तो वो दौड़ के आती है और जैसे ही पकड़ती है, कंपार्टमेंट का जो लोहा होता है उसके हाथ से छूट जाता है और वो गिर पड़ती है। और जब वो गिर पड़ती है तो उसकी आंख खुलती है, तो उसे खुद को रेलवे रिटायरिंग रूम में पाती है और देखती है कि तीनों बच्चे उसके आसपास खड़े हुए और नर्स बता रही होती है कि आपको सही समय पे नहीं लाए रहते तो आपको जख्म बड़ा हो सकता था। तो वो ऐसे समय में लेखिका देखती है कि वो जो डॉक्टर साहब थे, बहुत जो बड़ी बड़ी नैतिकता आदर्श की बातें कर रहे थे, उनका आता पता कहीं ठिकाना नहीं था। और लेखिका कहती कि आप लोग भी चले जाइए अब अपने काम से, मैं ठीक हूँ, चली जाऊंगी। तो लड़के जो जवाब दे बच्चे जो जवाब देते हैं वो बहुत झकझोर देने वाला होता है। वे उनसे पूछते हैं कि हमको हमारा मम्मी बोला कि इंसान की सेवा ही यीशु की सेवा है। आप बताओ ना, क्या आपकी जगह पर हम रहते तो आप नहीं रुकते? लेखिका बच्चों की इन बातों को सुन के अंदर से झकझोर जाती है। उसके मतलब उसके अंदर एक बेचैनी का भाव आ जाता है। वो सोचने को मजबूर हो जाती है कि क्या सच में मैं रुक पाती। और उसे बचपन के दिनों में पढ़ी हुई कहानी याद आती है। उस कहानी का नाम था मनुष्य, भेड़ और भेड़िया। वह सोचती है कि क्या सचमुच में अगर मैं रहती तो क्या मैं रुकती? मैं क्या मनुष्य होने का परिचय देती, या भेड़ या भेड़िया बन जाती? जो भेड़ बन के वो डॉक्टर जो दंपति थे वो निकल लिए थे। और इस तरह से वापस वो लोग आते हैं और फिर ट्रेन में बैठते हैं और फिर से जयपुर सिटी की तरफ वो लोग निकलते हैं और कहानी खत्म होती है। बच्चों, इस पूरे कहानी में यहीं पे कहानी खत्म होती है। कुछ बातें जो निकल के सामने आती है वो ये है कि जो एक युवा पीढ़ी है और एक बुजुर्ग पहले की पीढ़ी है, इनके विचारों, एक जो जनरेशन गैप है उसको लेखिका ने बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। कि देखिए, आज जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो आजकल की युवा पीढ़ी को जितनी नकारा, निकम्मा, असहिष्णु और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला समझ रही होती है, वैसा बिल्कुल है नहीं। वास्तव में आज की युवा पीढ़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। आज की युवा पीढ़ी में भी दम है, ह्यूमैनिटी है, मोरालिटी है, आइडियोलॉजी है। वो भी कुछ कर गुजर सकते हैं। बस एक जनरेशन गैप का, सोच का अंतर है। ये बैलेंस बनाने की चीज है। लेखिका अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाना या बताना चाहती हैं कि देखिए, हमें यह समझना होगा कि हम 100 साल पहले की संस्कृति और परंपरा को अभी की युवा पीढ़ी पे थोप नहीं सकते। हमें जनरेशन गैप को मिटाने के लिए बैलेंस करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पीढ़ी इस तरह से थी, घूंघट में रहती थी तो घूंघट वाली परंपरा ही सही है। आजकल की युवा पीढ़ी अगर आप कह रही है कि मेरा फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं क्या पहनूं, तो उससे उसकी आइडियोलॉजी तय कर दी जाए, उससे उसकी मोरालिटी तय कर दी जाए, उससे उसकी ह्यूमैनिटी तय कर दी जाए, ये कतई सही नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि
जो आजकल की युवा पीढ़ी को जितना नकारा निकम्मा समझा जाता है, अक्सर आप बुजुर्गों से सुने होंगे जो डॉक्टर साहब जो कहते हैं ना कि आजकल की युवा पीढ़ी क्या अपनी माँ बाप की सेवा करेंगे, जो बैठ के बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, देखिए समय पड़ने पे खुद भेड़िया बन के निकल लिए। ऐसे लोग से बचने की जरूरत है। ये जो जनरेशन गैप है, जो बैठ के सिर्फ युवा पीढ़ी को कोसते रहते हैं, ये कोसने से काम नहीं चलेगा। लेखिका हमें समझा रही है इस कहानी के माध्यम से कि देखिए, इस जनरेशन गैप को खत्म किए बिना बैलेंस नहीं बन सकता। हमें युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी के सोच को, जनरेशन गैप को कम करके इस समाज को एक समानता के स्तर पर लेके जा सकते हैं। ये इस कहानी का उद्देश्य है, जो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि किसी को उसके पहनावे, उसके बोलचाल के आधार पे उसकी कैरेक्टर को तय कर लेना कतई सही नहीं है। किसी का पहनावा उसका चरित्र नहीं हो सकता। किसी का एक समय की परिस्थिति बस कोई व्यवहार उसका पूरा मतलब कैरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक, ये जो सोच है कि आजकल की युवा पीढ़ी कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे हो गए हैं, इस सोच को बदलना होगा। उस बुजुर्ग पीढ़ी को भी बदलना होगा कि निकम्मे हो गया, इस युवा पीढ़ी को भी अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपने उस बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति वो सम्मान, वो संस्कृति के करीब पहुंचने की कोशिश करनी होगी। ठीक, बस गलत कोई नहीं है। गलत है वैसे भेड़िए टाइप के लोग जो सिर्फ आदर्श और नैतिकता की बातें करते हैं और जरूरत पड़ने पर इंसानियत का गला घोटते हैं। गलत ये है, लेखिका ने यही दिखाना चाहा है। हमें अपने समाज में एक तारतम्य बिठाने के लिए जरूरी है कि हम युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी के जनरेशन गैप है, जो विचारों का जो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को पाटे, उस गैप को कम करें। तभी हमारे समाज में बैलेंस, समानता, साम्यवाद, गांधीवाद और कह सकते हैं कि एक आदर्शवाद की स्थापना हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आया होगा और साथ ही साथ इसका मैंने जो विश्लेषण किया वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बच्चों, दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। आप इसे ध्यान से सुने और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।